हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवीज बीएल। आज हम बात करने वाले हैं ताइवानी बीएल सीरीज द प्रॉमिस ऑफ द सोल की। ये एक ऐसी सीरीज है जो प्रेम, पुनर्जन्म, भाग्य और आत्माओं के आदान प्रदान की एक अद्भुत और मार्मिक कहानी कहती है। चलिए अब बिना देरी किए इसकी पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। एक अजीब मुलाकात और एक टूटा हुआ दिल। कहानी की शुरुआत होती है यी हाई से, जो हांगकांग आया हुआ है अपनी माँ और बहन से मिलने। एक दिन वो सड़क पर चलते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति से टकरा जाता है। इस बुजुर्ग का नाम है जिया चा। यी हाई उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन चा उसे अच्छी तरह जानते हैं। वे यी हाई को बताते हैं कि वो उसके पड़ोसी हैं और उसकी माँ की बहुत मदद करते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद चा वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यी हाई को एक झिंगुर यानी क्रिकेट की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे अजीब सी लगती है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ से चा के बारे में पूछता है। माँ बताती है कि हांगकांग आने के बाद चा ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने उनकी मदद की। वे अब लगभग परिवार जैसे ही बन गए हैं। यी हाई को ये बात पसंद नहीं आती कि उसकी माँ हर किसी को अपना परिवार बना लेती हैं। माँ आगे बताती हैं कि चा की जिंदगी बहुत दुखद रही है। जवानी में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और फिर एक हादसे में उनके बेटे और बहू की भी जान चली गई। अब उनके परिवार में सिर्फ एक पोता बचा है जो कभी कभार ही उनसे मिलने आता है। तभी माँ को याद आता है कि चा का पोता और यी हाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। माँ यी हाई को एक लाल लिफाफा देती हैं और कहती हैं कि इसे चा को दे आए और उनका शुक्रिया अदा करे। यी हाई लिफाफा लेकर लेता है, लेकिन चा के पास जाने के बजाय तभी वहां चा का पोता जे फैंग आ जाता है। दोनों के बीच की बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता है कि वे एक दूसरे को पहचानते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अब वे पड़ोसी भी हैं। यी हाई का स्वभाव कुछ ऐसा है कि उसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं आते और जे फैंग भी उसकी इस लिस्ट से बाहर नहीं है। दूसरी ओर जे फैंग यी हाई के करीब आने में बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है और उसे अपनापन दिखाने की कोशिश करता है। यी हाई ने जल्दबाजी में वो लाल लिफाफा जे फैंग के हाथ में थमा दिया और उसे जाने को कहा। अगले ही दृश्य में जब यी हाई नहाकर बाहर आता है तो देखता है कि जे फैंग अभी भी उसके घर से गया नहीं है। इस बार जे फैंग और ज्यादा जिद करने लगता है। वो यी हाई से कहता है कि वो बचपन से ही उसे पसंद करता आया है, वो उसे कम से कम एक मौका तो दे। यी हाई पूछता है, क्यों, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? जे फैंग जवाब देता है, क्या तुम्हें याद है स्कूल में हमेशा तुम्हारे लिए नाश्ता कौन लाता था? तुम्हारा शर्ट फट जाता तो कौन नया दिलाता था? बारिश में तुम्हें छाता कौन देता था? फिर इस बॉयफ्रेंड के बहाने तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? क्या तुम्हारा किसी और से चक्कर चल रहा है? अगर मैं एक लड़की होता तो क्या तुम मान जाते? यी हाई का जवाब होता है तो नहीं ना। ये सुनकर जे फैंग का दिल टूट जाता है। वो रोता हुआ यी हाई के घर से निकल जाता है और सीधे अपने दादा चा के पास पहुंचता है। वो चा से पैसे मांगता है ताकि वो अपना ऑपरेशन करवाकर लड़की बन सके। चा हैरान रह जाते हैं। जे फैंग बताता है कि उसका दिल यी हाई के लिए टूटा है। चा कहते हैं कि वो खुद यी हाई से बात करेंगे। जब जे फैंग ये कहता है कि वो यी हाई से प्यार करता है तो चा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, लेकिन वो तो लड़का है। जे फैंग रोते हुए जवाब देता है, क्या एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार नहीं कर सकता? अगर ये हाई को पाने के लिए मुझे लड़की बनना पड़े तो मैं बनूंगा, नहीं तो मैं मौत को गले लगा लूंगा। वो वहां से जाना चाहता है, लेकिन चाओ उसे रोकने की कोशिश करते हैं। भिड़ंत में दोनों का पैर फिसलता है और वे सीढ़ियों से गिर जाते हैं। ये एक भयानक हादसा साबित होता है, क्योंकि इसी दुर्घटना में दादा और पोते दोनों की मृत्यु हो जाती है। आत्माओं का आदान प्रदान। अगले दृश्य में यी हाई चाह और जे फैंग को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचता है। वहां बैठे बैठे उसे फिर से वही झिंगुर यानी क्रिकेट की आवाज़ सुनाई देती है और इस बार वो उसे दिखाई भी देता है। थकान के मारे ये हाई की आंख लग जाती है और सपने में उसे चा और जे फैंग दोनों दिखते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो एक हैरत अंगेज नज़ारा देखने को मिलता है। जे फैंग के शरीर में जान आ गई है। जे फैंग खुद अपने जीवित होने पर यकीन नहीं कर पाता।
लेकिन जब वो अपने पास पड़ी अपने दादा यानी चा की लाश को देखता है तो वो चौंक जाता है। अगर उसकी बॉडी यहाँ है तो फिर वो किसकी बॉडी में है? वो घर से बाहर निकलता है और सीधा यीहाई से टकरा जाता है। यीहाई भी डर जाता है। जे फैंग उसके सामने खड़ा है। जे फैंग कहता है कि वो भी समझ नहीं पा रहा कि वो जीवित कैसे है, लेकिन उसके बोलने और व्यवहार के तरीके से यीहाई को कुछ अजीब लगता है। जब जे फैंग शीशे में खुद को देखता है और अपनी आवाज़, अपनी आदतों को नोटिस करता है तो सच्चाई सामने आती है। चा की आत्मा जे फैंग के शरीर में प्रवेश कर गई है। यीहाई को विश्वास नहीं होता। वो सोचता है कि सिर पर चोट लगने की वजह से जे फैंग खुद को अपने दादा समझने लगा है, लेकिन चा यानी जे फैंग के शरीर में उसे समझाते हैं कि सारी गलती यीहाई की है। उसने जे फैंग के प्यार को ठुकरा क्यों दिया? यीहाई का जवाब होता है, मुझे लड़कियां पसंद नहीं, और जे फैंग वही बनने की कोशिश कर रहा था। तभी चा को कुछ याद आता है। वो यीहाई से कहते हैं कि तुरंत उनके घर चलना है, क्योंकि शायद जे फैंग की आत्मा वहां उनका इंतजार कर रही होगी। रास्ते में चा यीहाई की साइकिल चलाना चाहते हैं, लेकिन इतनी धीरे चलाते हैं कि यीहाई तंग आ जाता है और साइकिल वापस ले लेता है। चा के घर पहुंचकर वो अलग अलग पोजीशन में बैठकर जे फैंग की आत्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यीहाई कहता है कि ऐसे नहीं होगा, उन्हें टीवी ड्रामा की तरह सब कुछ रिक्रिएट करना होगा, सही समय, सही जगह और सही लोग। लेकिन तभी चा को चक्कर आने लगते हैं। वो उदास होकर कहते हैं कि अगर वे अपनी आत्माएं वापस नहीं बदल पाए तो क्या होगा? यीहाई कहता है कुछ नहीं, जो जिंदगी मिली है उसे एंजॉय करो, शायद किस्मत को यही मंजूर है। चा एक बार फिर गिरने ही वाले होते हैं कि यीहाई उन्हें संभाल लेता है। इस पल यीहाई को अजीब सा एहसास होता है। जिस शख्स का चेहरा उसे पसंद नहीं था, आज वो उसे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। नए शरीर में एक नया जीवन। दोनों जे फैंग के कमरे में पहुंचते हैं। जे फैंग की तस्वीरें देखकर यीहाई आश्चर्यचकित रह जाता है। चा उसे फिर से याद दिलाते हैं, बेटे मुझे चा कहना छोड़कर दादाजी कहो। वे कहते हैं कि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि ड्रामे जैसी बात असल जिंदगी में भी हो सकती है। चा यीहाई से पूछते हैं कि वो जे फैंग को कैसे जानता है। यीहाई बताता है कि वे स्कूल में साथ थे, लेकिन इतने करीबी नहीं। चा उदास होकर कहते हैं, दोस्ती करनी चाहिए थी, जे फैंग इतना बुरा भी नहीं था। फिर चा की नज़र जे फैंग के आधुनिक कपड़ों पर पड़ती है। वो हैरान होकर पूछते हैं कि आजकल के नौजवान ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं। यीहाई सलाह देता है कि चा को भी अपने कपड़े बदलने चाहिए। कपड़े बदलते समय चा अपने पतले शरीर को देखकर अफसोस जताते हैं। क्या जे फैंग कुछ खाता ही नहीं था? ये सिक्स पैक, आखिर इसमें मज़ा ही क्या है? यीहाई पूछता है, क्या सच में आप अब भी बॉडी वापस बदलना चाहते हैं? क्या आप इन सब चीज़ों को मिस नहीं करेंगे? चा जवाब देते हैं, पहली बात ये शरीर मेरा नहीं है, दूसरी बात उम्र के हिसाब से मुझे ही पहले इस दुनिया से जाना चाहिए था। जब यीहाई जाने लगता है तो चा उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि आज रात यीहाई को यहीं रुकना पड़ेगा। अगर जे फैंग की आत्मा इस शरीर में वापस आ गई तो उसे सब कुछ समझाने वाला कोई तो होना चाहिए। रात को चा खर्राटे भरते हैं और सुबह होते होते यीहाई को कर्डल करके सो जाते हैं। इसी बीच चा का दोस्त लाओ वांग वहां आता है। दरवाजा खुला देखकर वो अंदर आता है और बेड पर जे फैंग यानी चा को यीहाई के साथ सोता देखकर बेहोश हो जाता है। आवाज सुनकर चा की नींद खुलती है। यीहाई मजाक करते हुए कहता है कि अपने पोते को जिंदा देखकर और उसे पड़ोसी के लड़के के साथ सोता देखकर लाओ वांग का बेहोश होना स्वाभाविक है। रहस्य का पर्दाफाश और कॉलेज की शुरुआत। जल्दी ही पूरा मोहल्ला चा के घर पर इकट्ठा हो जाता है। कोई कहता है कि जे फैंग पागल हो गया है, कोई कहता है पुलिस बुलाओ, तो कोई पागल खाने की बात करता है। यीहाई सबको समझाता है कि सिर पर चोट लगने की वजह से जे फैंग की हालत ठीक नहीं है और उसे आराम की जरूरत है। चा के साथ बिताए समय में यीहाई सोचता है कि जब शरीर अपना नहीं होता तो कैसा महसूस होता होगा। चा उसे अपने पास बिठाते हैं और अपने जीवन, अपने डर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं जे फैंग की आत्मा अब क्या सोच रही होगी। वो यीहाई से पूछते हैं, अगर तुम्हें पहले पता होता कि जे फैंग जिंदा नहीं रहेगा तो शायद तुम हाँ कह देते हैं ना? यीहाई का जवाब फिर वही होता है, नहीं। चा कहते हैं, झूठ ही सही, खुश करने के लिए कह देता। यीहाई पूछता है, खुश भी क्यों करना?
चा का कॉलेज जाने का वक्त आ जाता है क्योंकि ये हाई की माँ ने पहले ही उसकी क्लास ले ली है। चा सोचते हैं कि जब तक ज़ेफेंग वापस नहीं आ जाता वो इस शरीर की अच्छे से देखभाल करेंगे। वहीं ये हाई चा को देखकर सोचता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी कई बार इस इंसान के पीछे खड़ा हो चुका है, इस इंतजार में कि वो मुड़ेगा और उसे देखेगा। कॉलेज में चा हर किसी से फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हाई समझाता है कि ये कॉलेज है, उनका मोहल्ला नहीं। वहाँ उनकी मुलाकात चैन सुई से होती है, जो ज़ेफेंग को जानता है। चा उससे पूछ बैठते हैं, तो मेरे पोते को जानते हो? चैन सुई उलझन में पड़ जाता है। ज़ेफेंग का पोता ज़ेफेंग ही तो है। ये हाई को हस्तक्षेप करना पड़ता है और वो बताता है कि सिर की चोट की वजह से ज़ेफेंग कुछ भी बोल रहा है। हॉस्टल में चा को पता चलता है कि उसका और ये हाई का रूम अलग अलग है, जिससे वो नर्वस हो जाते हैं। चा अपने रूम में जाते हैं जहां उनका रूममेट कुआन मिलता है। कुआन खुद को ज़ेफेंग का बॉयफ्रेंड बताता है और उसके व्यवहार से चा घबरा जाते हैं। जब कुआन जबरदस्ती करने लगता है तो ये हाई वहां आ जाता है और कुआन को एक घूंसा मारकर चा को बचा लेता है। वो उसे अपने रूम में ले जाता है। चा ये हाई से पूछते हैं, अगर ज़ेफेंग का कोई बॉयफ्रेंड था तो फिर वो ये हाई को क्यों चाहता था? ये हाई कोई जवाब नहीं देता। चा उसे रोककर कहते हैं कि उसे अपना सामान लाने के लिए साथ चलना होगा। करीबियां और स्वीकार्यता दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगता है। चा ये हाई के साथ एक्सरसाइज करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वहीं चैन सुई के बेस्ट फ्रेंड, जो स्विमिंग टीम का कप्तान है, की मुलाकात चा से होती है। वो चा से स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेने का आग्रह करता है, लेकिन चा मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता है और वे तैरना भी नहीं जानते। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि ज़ेफेंग एक बेहतरीन तैराक था। एक रात नहाते समय बाथरूम की लाइट चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण चा का दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। ये हाई उन्हें बचाता है। इस घटना के बाद चा को एहसास होता है कि ये डर ज़ेफेंग का है, उनका नहीं। शायद ज़ेफेंग का शरीर उन्हें याद रखता है। धीरे धीरे ये हाई और चा के बीच एक अदृश्य बंधन मजबूत होने लगता है। एक रात सोते वक्त ये हाई चा को ईयरफोन लगा देता है ताकि उसे नींद आ जाए। सुबह चा की आंखें पहले खुलती हैं और वो हैरान होते हैं कि वो ये हाई के बेड पर कैसे सो गया। ये हाई भी उसे देखता रह जाता है और उसे याद आता है कि रात को चा ने यू चान, उनकी पत्नी का नाम लेकर रोया था। भावनाओं का उभार और लाल धागे का रहस्य। कॉलेज में चा पर मिड टर्म एग्जाम का दबाव है। वो ये हाई से नोट्स बनाने में मदद मांगते हैं। इसी बीच गुआन फिर से आता है और चा को महंगे कपड़े गिफ्ट करता है। चा चिढ़कर कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि ज़ेफेंग को गुआन में क्या पसंद था। बाद में कैंपस के एक सीनियर जियान सुई चा से बात करते हैं। वो चा के व्यवहार में आए बदलाव को नोटिस करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो सच में ज़ेफेंग है। आखिरकार चा उन्हें पूरी सच्चाई बता देते हैं कि वो ज़ेफेंग नहीं बल्कि उसके दादा चा हैं। जियान सुई चा को बताते हैं कि ज़ेफेंग शायद गुआन से सच्चा प्यार नहीं करता था। वो कहते हैं शायद ज़ेफेंग ये भूल गया है कि उसके दिल में ये हाई के अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं थी। इस बीच ये हाई एक बार में पार्ट टाइम जॉब करता है। चा उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। एक रात जब कुछ गुंडे ये हाई को तंग करते हैं तो चा उसे बचाने आ जाते हैं। बाद में ये हाई चा को बताता है कि वो अपनी माँ और बहन का ख्याल खुद रखना चाहता है, इसीलिए इतना काम करता है। ये हाई की ये जिम्मेदारी देखकर चा का दिल भर आता है और वो उसे गले लगा लेते हैं। ये हाई भी जवाब में उन्हें हक करता है और इस पल दोनों के बीच का आकर्षण और स्पष्ट हो जाता है। एक रात चा को फिर से बुरा सपना आता है। ये हाई उन्हें सांत्वना देता है। तभी चा को दिखाई देता है कि उसकी और ये हाई की कलाई एक लाल धागे से बंधी हुई है। चा इसका मतलब समझ नहीं पाते। अगले दिन जियान सुई से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि पौराणिक कथाओं में लाल धागा दो आत्माओं के बीच बंधन का प्रतीक है, अक्सर जीवन साथी के रूप में। चा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्या ये संकेत है कि ये हाई उनकी पत्नी यू चैन का पुनर्जन्म है? क्योंकि ये हाई की गाल पर भी वही तिल है जो यू चैन की गाल पर था।
लेकिन फिर वो दो पुरुष है, ये कैसे हो सकता है? स्वीकृति और प्रतिबद्धता। भावनाएं उभान पर आने लगती हैं। एक सुबह आधी नींद में चा ये हाई को अपनी पत्नी समझकर उसे चूम लेते हैं। ये हाई भी प्रतिक्रिया देता है। जागने के बाद चा शर्मिंदा होकर माफी मांगते हैं और अपनी पत्नी के सपने की बात करते हैं। ये हाई चिढ़ जाता है। वो चा से कहता है कि अगर वो सच जानना चाहते हैं तो अभी जागते हुए एक बार फिर कोशिश करके देखें। चा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि वो सीधे यानी स्ट्रेट हैं और एक और पुरुष के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये हाई जवाब देता है, रात को मुझे पकड़कर सोते वक्त तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि तुम सीधे हो? सिर्फ एक बार कोशिश करके देखो, अगर पसंद नहीं आया तो दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन चा हिम्मत नहीं जुटा पाते। धीरे धीरे चा अपनी भावनाओं को स्वीकार करने लगते हैं। वो ये हाई के लिए एक छोटा सा किचन मॉडल बनाते हैं और उस पर सोलमेट लिखवाते हैं। ये हाई को ये तोहफा बहुत पसंद आता है। उनके बीच का रिश्ता कॉलेज में भी चर्चा का विषय बनने लगता है। प्रोफेसर एक प्रोजेक्ट देती हैं जिसका टॉपिक है प्यार। ये हाई, चा, चेन सुई और उसका बेस्ट फ्रेंड एक टीम बनाते हैं। वे एक वीडियो बनाते हैं जिसमें प्यार को दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीज़ों के जरिए दिखाया जाता है। साथ खाना बनाना, हाथ पकड़कर चलना। इसी दौरान बिलियर्ड्स खेलते हुए एक शर्त के तहत ये हाई चा को चूम लेता है और ये क्लिप भी वीडियो में शामिल हो जाती है। प्रोफेसर इस वीडियो की बहुत तारीफ करती हैं। इस घटना के बाद चा ये हाई को बताते हैं कि जब भी वो उसके करीब आता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये हाई मुस्कुराता है और कहता है, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। वो चा के माथे को चूम लेता है। दोनों के बीच का रिश्ता अब पूरी तरह से रोमांटिक हो चुका है और वे शारीरिक रूप से भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। संघर्ष और सच्चाई का सामना। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। कुआन ने वो वीडियो देख लिया है जिसमें ये हाई और चा एक दूसरे को चूम रहे हैं। वो गुस्से से भर जाता है। इसी बीच ये हाई साइकिल चलाते हुए कुछ लड़कों के क्रैकर्स फोड़ने से डरकर गिर जाता है और थोड़ा घायल हो जाता है। कुआन चा को मिलता है और ये हाई को ढूंढने में मदद करने का दिखावा करता है। वो चा को एक सुनसान क्लासरूम में ले जाता है और उसे वहां बंद कर देता है। चा को क्लॉस्ट्रोफोबिया है और वो बेहोश होने लगते हैं। ये हाई उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। कुआन से झगड़े के दौरान ये हाई उसे चिल्लाकर बताता है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, जिसे तुम जेफेंग समझ रहे हो वो जेफेंग है ही नहीं। ये हाई अलमारी तोड़कर चा को बाहर निकालता है। बेहोशी से बाहर आते ही चा कहते हैं, अगर तुम थोड़ी देर और कर देते तो मैं मर ही जाता। वो कुआन की ओर देखते हैं जिसका हाथ खून से लथपथ है। ये हाई चा को लेकर वापस कमरे में आता है और उनकी मरहम पट्टी करता है। इस घटना के बाद चा कुआन के कमरे में जाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांधते हैं। वो उसे समझाते हैं कि गुस्से पर काबू रखना चाहिए। तभी कुआन पूछता है, क्या तुम सच में जेफेंग नहीं हो? चा उसे पूरी सच्चाई बता देते हैं कि वो चा हैं, जेफेंग के दादा, और उनकी आत्मा जेफेंग की शरीर में है। सच्चाई जानकर कुआन टूट जाता है और रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान से वो प्यार करता था वो इस दुनिया में नहीं रहा। चा उसे समझाते हैं कि जब जेफेंग की आत्मा वापस आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी चा को फिर से वो लाल धागा दिखाई देता है और इस बार वो कुआन की कलाई से बंधा हुआ है। ये देखकर चा और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हाई जो ये सब देख रहा था गुस्से में चा को खींच कर ले जाता है। वो पूछता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जेफेंग को उसका शरीर वापस देकर चले जाओगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? चा समझाते हैं, अगर जेफेंग लौट आया तो वो तुमसे ही तो प्यार करता है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत है, मैं जेफेंग से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो चा को गले लगा लेता है और कहता है कि वो उन्हें कहीं नहीं जाने देगा। लाल धागे का रहस्य और अंतिम निर्णय। लाल धागे का मतलब समझने के लिए चा जियान सुई से सलाह लेते हैं। जियान सुई कहते हैं कि लाल धागा तब दिखता है जब कोई नया रिश्ता शुरू हो रहा होता है। ये प्रेम का प्रतीक है। लेकिन चा का कनेक्शन ये हाई के साथ भी है और कुआन के साथ भी। जियान सुई सलाह देते हैं कि चा को अपने दिल से ये सवाल पूछना चाहिए। दुर्भाग्यवश ये हाई ये बातचीत सुन लेता है। वो समझ जाता है कि चा अभी भी कंफ्यूज्ड है और शायद उसे सिर्फ अपनी पत्नी का पुनर्जन्म समझते हैं। वो चा से झगड़ता है और कहता है कि वो डर गया है कि चा कभी भी उसे छोड़कर जा सकते हैं। इसी उलझन में
चा स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर जे फेंग अपना शरीर वापस ले लेता तो कम से कम वो इस कन्फ्यूजन से तो मुक्त हो जाएंगे। तभी उन्हें जे फेंग की आत्मा दिखाई देती है। जे फेंग की आत्मा चा से मिलती है। चा खुश होते हैं और कहते हैं कि जे फेंग को अपना शरीर वापस ले लेना चाहिए, लेकिन जे फेंग रोते हुए एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसी ने जानबूझकर चा को कुआन से लाल धागे से जोड़ दिया था ताकि वो कंफ्यूज रहे, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि चा का असली प्यार ये हाई है। जे फेंग कहता है, दादाजी आप इतने सीधे साधे क्यों हैं? अब आप ही इस शरीर में वापस जाइए, मेरी खुशियां लेकर ये हाई के साथ बाकी की जिंदगी जिए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। इसके तुरंत बाद चा जानबूझकर स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। पानी में डूबते हुए उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और जे फेंग की आत्मा से मिलती है। जे फेंग चा को वापस भेज देता है और चा का शरीर यानी जे फेंग का शरीर पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। ये हाई उन्हें बचाता है और चीखता है, किसने कहा था तुम्हें पानी में कूदने के लिए? अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। होश में आकर चा ये हाई को बताते हैं कि जे फेंग ने ही उन्हें वापस भेजा है और उन्हें ये हाई के साथ रहने को कहा है। ये हाई राहत की सांस लेता है और चा की कलाई पर वो लाल ब्रेसलेट फिर से बांध देता है। एक नई शुरुआत। कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। कुआन विदेश पढ़ने जा रहा है। जाने से पहले ये हाई उसे नाश्ते पर बुलाता है। विदाई के वक्त कुआन दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन ये हाई उसके गले लग जाता है। पुरानी बुराइयों को भुलाकर एक नई शुरुआत का इशारा। फिर दृश्य बदलता है। 2 साल बाद ग्रेजुएशन डे है। सभी दोस्त ये हाई, चा, अब जे फेंग के शरीर में हमेशा के लिए, चेन सुई उसका बेस्ट फ्रेंड, अब उसका बॉयफ्रेंड और कुआन सभी इकट्ठा हैं। वे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हर कोई अपना संदेश देता है। ये हाई और चा कहते हैं, सही वक्त का इंतजार करो, सही लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगा। अगर अभी तक नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सही वक्त अभी नहीं आया। चेन सुई और उसका बॉयफ्रेंड कहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के जो आपका साथ दे वही सच्चा प्यार होता है। कुआन कहता है, जब तक कोई ना मिले निराश मत होना, खुद को तैयार रखो सही वक्त के लिए। सीरीज का अंत एक बहुत ही मधुर और आशावादी नोट पर होता है, जहां हर किरदार ने अपने संघर्षों से सीखा है और प्रेम, स्वीकार्यता और भाग्य की नई परिभाषा गढ़ी है। तो दोस्तों, ये थी द प्रॉमिस ऑफ द सोल की पूरी कहानी। ये सीरीज सिर्फ एक बॉयज लव स्टोरी नहीं, बल्कि पुनर्जन्म, भाग्य, पारिवारिक बंधन और आत्माओं के बीच के अटूट रिश्ते की एक सुंदर कहानी है। उम्मीद है आपको ये समीक्षा पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।